Hello everyone, this is देवेश जोशी. I welcome you all on Winsome Digital Learning. So हम अपने ज्योग्राफी के क्लास 11th के चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. तो देखिए ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन चैप्टर हमें क्या बताता है. बेसिकली ये ज्योग्राफी से हमारा एक इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि ज्योग्राफी इज व्हाट इज ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो ज्योग्राफी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में कैसे लिंक्ड है, ज्योग्राफी खुद क्या है उसको भी हम समझते हैं, और ज्योग्राफी का और ह्यूमन का क्या रिलेशन है जो हम बात करते हैं. तो इसी तरीके से ज्योग्राफी सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ में अपना क्या रिलेशन बिठाता है उन सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. ठीक है, तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन को हम देखते हैं. यस, तो इस चैप्टर की हमारी देखिए इंडेक्स क्या है. बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक दो चीजें बता दूं. सबसे पहली बात, हमारा जो ये चैप्टर है बड़ा टिपिकल सा चैप्टर है. मतलब अगर आप खुद एनसीईआरटी लेकर के बैठेंगे पढ़ने के लिए तो आपको इजीली समझ नहीं आने वाला है कि बेसिकली कहना क्या चाहते हो, वो वाली बात हो जाएगी. तो हमें करना क्या है, इस चैप्टर का जो बेसिक क्रक्स है वो यहाँ समझ लें. तो उस क्रक्स को समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे क्या किया है, विंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर के आया है कि सारा इस जो चैप्टर का क्रक्स है, बेसिकली मैंने पूरा इंडेक्सिंग आपके लिए यहाँ पे की हुई है, उसको हम अच्छे से समझ लें इंडेक्सिंग के थ्रू कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एंड देन फिर हम वन बाय वन जैसे टॉपिक को पढ़ते जाएं, उसके अंदर उसकी होलिस्टिक थीम को हम कवर कर लें. तो बेसिकली मैंने बुक की लाइन टू लाइन एज इट इज कॉपी नहीं की है, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम पूरा यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, चलिए. तो फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाई वुड वी स्टडी ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी को हमें क्यों पढ़ना है वो हम रीजन समझेंगे. देन हम बात करेंगे व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या एज अ सब्जेक्ट एज अ डोमेन अगर हम बात करें तो उसको हम समझेंगे. देन वर्क ऑफ अ ज्योग्राफर, तो जो ज्योग्राफी से रिलेटेड एक पर्सन होता है उसको हम ज्योग्राफर कहते हैं. जैसे साइंस का पर्सन साइंटिस्ट होता है, वैसे ज्योग्राफी का पर्सन ज्योग्राफर होता है. तो ज्योग्राफर का वर्क क्या होता है. देन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, ये क्या चीज होती है, नेचर और ह्यूमन का कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे लग रहा है. देन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ज्योग्राफी, व्हाट, वेयर एंड व्हाई. तो बेसिकली ये चीज हमें क्या बता रही है, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी के अंदर क्या चीज होती है, कहां हुई है और क्यों हुई है, इन तीनों डोमेन की हम बात करते हैं. बेसिकली व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये तीनों हमेशा कोरिलेटेड होते हैं ज्योग्राफी में. ठीक है, तो ज्योग्राफी में व्हाट, वेयर एंड व्हाई का एक रिलेशन होता है. उस रिलेशन को हम समझेंगे कि वो हमें क्या बताना चाहता है. देन ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ज्योग्राफी दूसरे डिसिप्लिन के साथ में, जैसे ज्योग्राफी का अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के साथ में क्या रिलेशन है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स को ज्योग्राफी इंपैक्ट करती है. ठीक है, देन अगर हम ज्योग्राफी की बात करें सोशियोलॉजी से तो उसके साथ में उसका क्या इंपैक्ट है. ज्योग्राफी की अगर हम बात करें किसी भी और एक डायमेंशन के साथ में तो उसके साथ में इसका क्या क्या हमें रिलेशन देखने को मिलता है, उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं. देन फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज, फिर उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे. बेसिकली जब हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ये हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सोसाइटी की बात कर ले, है ना. तो एक सोसाइटी मान लीजिए हम बात करें लद्दाख की एंड एक हम बात करें तमिलनाडु की. तो दोनों सोसाइटीज नो डाउट बहुत अलग अलग है. ठीक है, तो तमिलनाडु में रहने वाला एक पर्सन के कस्टम्स अलग है, उसके लैंग्वेज अलग है, उसका खाना पीना अलग है. वैसे ही लद्दाख में रहने वाले पर्सन की तीनों चीजें, कस्टम्स, खाना पीना और लैंग्वेज, तीनों चीज उसके अलग है. तो ये क्यों डिफरेंट है, ज्योग्राफी इनको कैसे इंपैक्ट कर रही है. जो खाना आप तमिलनाडु में खाते हो वो आप लद्दाख में नहीं खा सकते, और लद्दाख वाला खाना आप तमिलनाडु में नहीं खा सकते. ठीक है, देन उसका ह्यूमन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है. जो लद्दाख के जो नेटिव पीपल हैं उनकी जो बिल्ट होगी, जो उनकी फिजिक होगी, वो उनकी फिजिकल एंड्योरेंस एक अलग होगी इन कंपैरिजन विद तमिलनाडु का एक पर्सन. ठीक है, बिकॉज वो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, उनकी बॉडी ने एक अलग तरीके से उनको अडेप्ट किया हुआ है, कुछ अलग उनकी बॉडी के अंदर कुछ फीचर्स हैं, कैसे बॉडी ने उसके साथ में ज्योग्राफी के साथ में अपना चेंजेस किया है, तो वो हम भी यहाँ पे समझते हैं. देन फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज के साथ में उसका क्या रिलेशन है. ठीक है, नेचुरल साइंसेज के अंदर कौन कौन से पार्ट आ सकते हैं. नेचुरल साइंसेज में जैसे बायोलॉजी की बात करें या फिर अगर हम किसी भी एग्रीकल्चर की बात करें तो वो कोई भी सेक्टर जो आएगा यहाँ पे, उन सारों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. फिजिकल ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज, जब फिजिकल ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज की हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या समझते हैं कि एक पर्सन है जो कोई मणिपुर के अंदर रह रहा है और एक पर्सन है जो कोई मध्य प्रदेश के अंदर रह रहा है. तो दोनों लोगों की जो सोसाइटीज है वो डिफरेंट है, उन सोसाइटीज के कस्टम्स डिफरेंट हैं.
तो एक फिजिकल प्लेन के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर रहने वाले लोगों का सोशल जो हम कहें स्ट्रक्चर्स अलग अलग कैसे हैं, फैमिली के अंदर कुछ अलग कस्टम्स फॉलो होते हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है उनको हम समझते हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी एक ह्यूमन लाइफ के जितने सारे डायमेंशंस को इम्पैक्ट करती है, उन सारे डायमेंशंस को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, उनका क्या रिलेशन होता है। बेसिकली ज्योग्राफर को यही समझना होता है कि एक ज्योग्राफी का दूसरे स्ट्रीम्स के साथ में क्या रिलेशन है और कैसे उस रिलेशन को हम ज्योग्राफी के हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए देन हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हमें क्या बताता है कि हम ज्योग्राफी को किस किस तरीके से समझ सकते हैं। तो ज्योग्राफी को हम बात कर सकते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर, ज्योग्राफी को हम समझ सकते हैं रीजनल अप्रोच के अंदर। सिस्टमैटिक अप्रोच यानी कि यूनिवर्सल तरीका बनाया हुआ है कि आप ज्योग्राफी को इस तरीके से पढ़ेंगे एंड समझेंगे। रीजनल अप्रोच यानी एक पर्टिकुलर, जैसे इंडिया के अंदर ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझने का हो सकता है तरीका अलग हो, एंड अगर आप बात करें कोई और पर्टिकुलर कंट्री के अंदर तो वहां पे हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। तो रीजनल अप्रोचेस भी डेवलप हो जाती हैं। देन ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। देन ब्रांचेस ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच में हम क्या बात करते हैं कि एक ज्योग्राफी के अंदर हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के अंदर हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं, देन हम ज्योग्राफी के अंदर बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं। तो इन तीनों डायमेंशंस को अगर हम पढ़ते हैं तो वो बेसिकली हम कौन से अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच को हम फॉलो कर रहे होते हैं। देन ब्रांचेस ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। देन हमारा आ जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि क्यों हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली दूसरे स्ट्रीम्स के साथ में कैसे ये कोरिलेट करता है और कैसे उनको इंपैक्ट करता है वो हम यहाँ समझते हैं। देन अब हम ज्योग्राफी को अपना पढ़ना शुरू करते हैं कि ज्योग्राफी क्या हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है। यस, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। तो देखिए पहला, ज्योग्राफी इक्विप्स यू टू द अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशन ओवर टाइम एंड स्पेस। तो बेसिकली हमें क्या कह रहा है, ज्योग्राफी हमें एक तो डाइवर्सिटी के बारे में और उसके कॉजेज के बारे में, ठीक है। देखिए हम ज्योग्राफी में करेंगे क्या, हम अगर बात करते हैं कि कोई इंडिया के अंदर मान लीजिए कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे लेक्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन्स हैं, तो ये जो हमें अलग अलग फिनोमिनन देखने को मिल रहे हैं, तो बेसिकली वो डाइवर्सिटी एक तो क्यों आई है उसके बारे में हम बात करते हैं। देन हम बात करते हैं कि उसके कॉजेज क्या क्या हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, उसके कॉजेज के बारे में बात करते हैं, किन रीजंस की वजह से आई है उनको हम समझते हैं, एंड देन हम देखते हैं कि वो कैसे टाइम के साथ में चेंज होते जाते हैं। बेसिकली हिमालयाज हमेशा से नहीं थे, हिमालयाज एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बने हैं, तो वो कैसे टाइम के साथ में ज्योग्राफी में चेंज आया। जब हिमालयाज नहीं थे, आज जहाँ पे हिमालयाज हो गए, कुछ जगह पे आज कहीं पे रिवर्स थी वहां पे आज नहीं है, और जहाँ पे आज रिवर्स नहीं है हो सकता है बहुत टाइम बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में वहां पे कोई रिवर आ जाए या वहां पे कोई लेक बन जाए। तो इन सब चीजों को अगर हम जहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं वो हमारा डोमेन क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डाइवर्सिटी को यहाँ पे समझ रहे हैं, हम उसके कॉजेज के बारे में बात कर रहे हैं, देन उसको हम देख रहे हैं कि विद द टाइम एंड स्पेस वो कैसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होता क्या है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऑल इन ऑल अगर हम इसको क्रक्स में समझाना चाहें तो क्या है बेसिकली ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। देन द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इरेटोस्थेनेस। तो इरेटोस्थेनेस क्या थे, एक ज्योग्राफर एंड मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किया। उनके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी जो वर्ड है बेसिकली इन दो से मिलकर के बना है, जियो का मीन्स होता है अर्थ एंड देन ग्राफोस का मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ के डिस्क्रिप्शन की जहां बात की जा रही है वो ज्योग्राफी होता है। तो इसीलिए हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, क्या यहाँ पे लिखा है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कहां से है, बेसिकली ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ होता है। तो हम यहाँ पे अर्थ के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही बात करेंगे सारी। यस, द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म।
बेसिकली हम जानते हैं कि जब हम अर्थ के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, मतलब अर्थ के जो फिजिकल फीचर के बारे में हम बात करेंगे, तो फिजिकल फीचर में हम यहाँ पे क्या समझते हैं, तो अर्थ का सरफेस क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या, कि जैसा पूरे इंडिया के अंदर अगर हम देखें या पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो सब जगह हमें एक जैसा क्लाइमेट दिखे, एक जैसे फिजिकल फीचर्स दिखे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर थोड़ी थोड़ी दूर के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पूरे अर्थ को अगर हम एक साथ देखें तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मतलब अर्थ क्या हुआ, यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब अर्थ यूनिफॉर्म नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, इट हैज वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स। कैसे, कुछ जगह माउंटेन्स हैं, कुछ जगह हिल्स हैं, देन वैलीज भी हैं, कुछ जगह प्लेन्स हैं, कुछ प्लेट्यूज भी हैं, ओशंस भी हैं, लेक्स भी हैं, डेजर्ट हैं एंड वाइल्डरनेस भी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अर्थ के ऊपर सब कुछ है, बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है, माउंटेन से लेकर के वाइल्डरनेस तक हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है। तो फिर दिस वेरिएशन प्रोवाइड्स अ क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल फीचर्स। बेसिकली है क्या कि ये जो अगर हम यहाँ पे फिजिकल फीचर्स को समझे तो फिजिकल फीचर्स हमें क्या मदद कर रहे हैं, फिजिकल फीचर्स हमें ये हेल्प कर रहे हैं कि जहां का फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज है वहां पे सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट भी चेंज है। इसका क्या मतलब निकलता है, जैसे एक हम अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ का जो क्यूजीन है, यहाँ का जो मान लीजिए पहले यहाँ पे अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो यहाँ पे क्या बेसिकली आपको डेजर्ट इसकी एक पहचान है। हालांकि राजस्थान के अंदर पूरा पार्ट डेजर्ट नहीं है, राजस्थान का एक सिग्निफिकेंट पार्ट में डेजर्ट है। तो जब राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें डेजर्ट वाले सेक्शन की, तो ये डेजर्ट वाले सेक्शन के अंदर, और अगर हम बात कर लें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अंदर आपको हिल्स मिल जाएंगी, आपको रिवर्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों रीजन के अंदर अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। राजस्थान का एक सेक्शन डेजर्ट का है, महाराष्ट्र का भी एक सेक्शन अगर हम ले वहां तो हिल्स एंड रिवर्स हमें देखने को मिलती है। तो दोनों जगह की जो अगर हम कस्टम्स की बात करें, यहाँ के कुछ कस्टम्स अलग होंगे, यहाँ के कुछ कल्चर की अगर हम बात करें तो वो अलग होगा। तो दोनों जगह के कस्टम एंड कल्चर्स में डिफरेंस आएगा। आपने देखा होगा नो डाउट कि राजस्थान में एक पर्सन है वो पगड़ी पहनता है, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है, हीट बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अपने सर को कवर करना जरूरी है। आप जब भी सन के अंदर जा रहे हो, इतनी हीट को फेस कर रहे हो, तो सर को कवर करना जरूरी है। इसीलिए राजस्थान का एक पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली एक टर्बन पहन रहा है, उसका ये साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। कल्चरल रीजन अपना एक अलग है, साइंटिफिक रीजन भी है। तो वैसा ही महाराष्ट्र के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन एक पर्सन वहां पे टर्बन पहन के तो नहीं घूमता है। तो हम क्या देखते हैं कि एक जगह पर जो कस्टम्स फॉलो किए जा रहे हैं, एक जगह का जो कल्चर है, यहाँ का खाना पीना है, यहाँ की इकोनॉमी है, वो डिफरेंट है दूसरे रीजन से। क्या उसका बेसिस क्या है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वहां की ज्योग्राफी अलग है। जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डेजर्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, हिल्स एंड रिवर्स देखने को मिल रही है। तो पर्सन जैसे क्लाइमेट के अंदर, जैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर वो रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कल्चर में, कस्टम्स में और सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट से हमें यही बात बताई गई है, दिस वेरिएशन प्रोवाइड्स अ क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल फीचर्स। तो ऐसा अगर हम हर जगह पर देखें, हर जगह पर मतलब माउंटेनियस रीजन को अगर हम कंपेयर करें प्लेन वाले रीजन से, तो इन दोनों के अंदर भी आप कल्चर को डिफरेंट पाओगे, कस्टम्स को डिफरेंट पाओगे, सब चीजों में डिफरेंस आपको मिलेगा। इवन लैंग्वेज में भी आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे माउंटेनियस को एक रीजन को ले लीजिए, कश्मीर को ले लीजिए आप, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए आप मिजोरम को ले रहे हैं, ठीक है। तो मिजोरम को आप कंपेयर कर लीजिए कोई भी प्लेन्स वाले एरिया से, आप उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर लीजिए, इसको बिहार से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको आंध्र प्रदेश से कंपेयर कर लीजिए, कोई भी एक ऐसे रीजन से आप इसको कंपेयर कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, कि इन दोनों के अंदर कल्चर में कितना डिफरेंस है, कस्टम्स में कितना डिफरेंस है, खाने पीने में कितना डिफरेंस है, इकोनॉमी में कितना डिफरेंस है, लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है। तो ये सब हमें क्या बता रहा है कि फिजिकल एनवायरनमेंट का सोशल और कल्चरल फीचर पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये एक हमारी थीम यहाँ पे कवर हो रही है। देन द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज प्रोवाइडेड द स्टेज on which human societies enacted the drama of their creative skills
with the tools and techniques which they invented and enveloped in the process of their cultural and development. बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो प्रिमिटिव हमारे पास में सोसाइटी की अगर हम बात करें, अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें, उस टाइम से अब तक का टाइम अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या किया है हमने, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। और इस डेवलपमेंट की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, इन टूल्स एंड टेक्निक्स की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे हैं और हम क्या करते जा रहे हैं, अपने कल्चर का डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, कल्चर का डेवलपमेंट कैसे करते जा रहे हैं उसको हम आगे समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, तो क्या क्या अलग अलग डेफिनेशंस आती है हमारे पास में। फर्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेसिकली ज्योग्राफी है क्या, वो ऐसा प्लेस जहां पे ह्यूमन बींग्स रहते हो। बेसिकली ये अपने आप में एक होलिस्टिक डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अलावा भी तो कितने सारे क्रिएचर्स हैं जिनका होम क्या है, अर्थ है, तो उनके अलावा भी आती है, लेकिन अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग तरीके से देखा है तो हमें वो डेफिनेशंस मिलती हैं। तो हम एक पर्टिकुलर स्कॉलर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। वी हैव नोटेड दैट देयर एग्जिस्ट वेरिएशंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन इट्स फिजिकल एज वेल एज कल्चरल एनवायरनमेंट। A number of phenomena are similar and many are dissimilar। तो है क्या बेसिकली, अगर हम यहाँ बात करें तो पूरे अर्थ के ऊपर अगर हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर सारे फिनोमिना एक जैसा नहीं है, कुछ फिनोमिना अलग हैं और कुछ फिनोमिना सेम भी है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी अलग अलग होना और वहां का कल्चरल एनवायरनमेंट भी अलग अलग होना। कुछ जगह का कल्चरल एनवायरनमेंट सेम है और कुछ जगह का कल्चरल एनवायरनमेंट अलग अलग है। इट वॉज देयरफॉर लॉजिकल टू परसीव ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। बेसिकली एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एरियल डिफरेंशिएशन हमें यह बताता है कि एक पर्टिकुलर रीजन दूसरे रीजन से कितना डिफरेंट है इन वेरियस पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स की अगर हम वहां पे बात करें, वहां पे हम कल्चरल पैरामीटर की बात कर सकते हैं, वहां पे हम स्पेस एंड टाइम की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम वहां देखें तो बेसिकली क्या बता रहा है, ज्योग्राफी हमारे पास में एक एरियल डिफरेंशिएशन का भी सब्जेक्ट है। मतलब डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के जो चेंजेस आते हैं उससे भी हम ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। आज से अगर आप मान लीजिए 100 ईयर्स पहले देखें, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर, या 200 ईयर्स पहले देखें जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उस टाइम की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में डिफरेंस है। ठीक है, उस टाइम जो अरिस्टोक्रेट्स थे, आज जो हैं उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस है, उनके कल्चर में डिफरेंस है, तो वो विद द टाइम भी डिफरेंस आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें विद डिस्टेंस भी डिफरेंस आता है। जैसे मान लीजिए आप कोई मुंबई में रहने वाला एक पर्सन है जो बिलियनियर है, ठीक है, लेकिन एक चाइना में रहने वाला पर्सन है या फिर एक लंदन के अंदर रहने वाला बिलियनियर है, तो उनके लाइफस्टाइल में कुछ डिफरेंसेस होंगे। वो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकते हैं, बिकॉज इंडिया का कल्चर कुछ अलग है, चाइना का अलग है, लंदन में कुछ अलग है। ठीक है, तो ब्रिटेन का कल्चर अलग होने की वजह से वहां का कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। तो ज्योग्राफी के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो एरियल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। मतलब आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हो, उसकी वजह से उसका कल्चर नया बना और उस कल्चर का एक पर्टिकुलर पर्सन पे भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें क्या बता रही है कि ज्योग्राफी हर डोमेन को इंपैक्ट करती है। क्या कहा हमने, ज्योग्राफी हर डोमेन को इंपैक्ट करती है। कैसे करती है ज्योग्राफी हर डोमेन को इंपैक्ट, एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहने की वजह से एक सर्टेन कल्चर डेवलप हुआ, उस कल्चर की वजह से एक पर्सन का लाइफ चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, एक बिलियनर का मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, मुकेश अंबानी का हम एग्जांपल लेते हैं। तो मुकेश अंबानी जो मान लीजिए मुंबई में रहते हैं, तो इंडिया के कुछ ना कुछ कल्चर्स को वो फॉलो करते होंगे, लेकिन वही अगर हम एक चाइना के कोई बिलियनर का एग्जांपल लें या हम एक लंदन में रहने वाले एक बिलियनर का एग्जांपल लें, तो वो बात तो वहां पे सेम एप्लीकेबल नहीं होगी। उनका कल्चर कुछ अलग होगा, ब्रिटिश कल्चर के अकॉर्डिंग वो चलेगा, एक पर्सन चाइनीज कल्चर के अकॉर्डिंग चलेगा और एक इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग चलेगा। तो वहां पे ज्योग्राफी भी चेंज हो रही है, ज्योग्राफी की वजह से कल्चर दूसरा डेवलप हुआ और उस कल्चर की वजह से उस पर्सन के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि इंपैक्ट आता है। तो ज्योग्राफी को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि एरियल डिफरेंशिएशन का एक सब्जेक्ट है। देन द ज्योग्राफी वाज परसीव्ड टू द स्टडी ऑल दोज फिनोमेना व्हिच वेरी ओवर स्पेस। व्हिच वेरी ओवर स्पेस की अगर हम बात करें तो एक अलग पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में क्या होता है कि ज्योग्राफी के अंदर चेंजेस आ जाता है। इस तरीके से भी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। यस, geographers do not study only the variation in the phenomena over the earth's surface, but also study the associations with the other factors
विच कॉज दीज वेरिएशंस। देखिए ये हमें क्या कहा जा रहा है, ये हमें ये बताया जा रहा है कि ज्योग्राफी में हम सिर्फ क्या बात नहीं करते, अर्थ के सरफेस की बात नहीं करते कि भाई अर्थ के सरफेस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो हुआ है वो किस कॉज की वजह से हुआ है, वो जो वेरिएशंस आए वो वेरिएशंस कैसे आए, उन वेरिएशंस का कॉज भी हम वहां पे देखते हैं। Thus, the concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomena or between more than one phenomena. Suppose that कि हम बात कर रहे थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हिमालयाज हमेशा से नहीं थे, कुछ मिलियंस ईयर पहले हिमालयाज हमारे पास में आए। तो जब हिमालयाज आए हैं तो वो क्यों आ गए? ऐसा तो हुआ नहीं कि यार भगवान की इच्छा हो गई कि चलो यार उन्होंने हिमालयाज को बना देते हैं, ऐसा तो है नहीं, कुछ तो रीजन रहा होगा ज्योग्राफी में, अर्थ के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ होगा उसकी वजह से कि हिमालयाज बने हैं। या फिर एक हम एग्जांपल लें, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, इस पूरे सेक्शन से होकर के अरावली माउंटेन्स रेंज की जाती है। तो अरावली माउंटेन रेंजेस के अगर हम देखें तो वो उनका डेनुडेशन स्टार्ट हो रखा है। डेनुडेशन स्टार्ट होने का मतलब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में वो खत्म हो जाए, और होनी है, जितनी अरावलीज पहले थी आज से मिलियंस ऑफ ईयर पहले उतनी आज नहीं है, और आगे और भी कम होती जाएंगी। तो अगर हम इन दोनों चीजों में देखें तो हमें एक चीज कॉमन समझ में आ रही है कि अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से जो भी स्ट्रक्चर आज प्रेजेंट है वो हमेशा से नहीं था, वो आज बना होगा या वो खत्म हो रहा है। तो हिमालयाज आज बने हैं तो वो क्यों बने, वहां पे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, वो क्या हुआ है, उनके अंदर हम क्या करते हैं उसका कॉज समझते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ज्योग्राफी हमें क्या कह रही है, जो वेरिएशन आया है ना, वेरिएशन इन द फिनोमिना, सिर्फ यही समझना हमारा काम नहीं है, वो क्यों आया है उसको भी हमें समझना है, उसका कॉज भी हमें समझना है कि क्या कॉज उसका रहा होगा। तो ज्योग्राफी हमें क्या बताती है कि इस कॉज को भी आपको समझना है। तो देखिए जिसका एग्जाम्पल हम दूसरे तरीके से भी ले, अभी तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी का एक एग्जाम्पल लिया। सपोज दैट मैं मान लीजिए आपसे एक बात करता हूं जूट की। जूट आप सब लोग जानते हो क्या होती है, जूट के जो बैग्स आते हैं, कैरी बैग्स आते हैं ना, तो जूट जो होता है बेसिकली कहाँ होता है, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। ठीक है, इंडिया का इनफैक्ट अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट अगर कोई है तो वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अराउंड आप मान लीजिए 80% 90% जूट का प्रोडक्शन जो है ना वो सबसे ज्यादा यहीं पे होता है इंडिया के अंदर। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट भी है। तो देखिए जूट का अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे एक मैं आपको दूसरे तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जूट जो है बेसिकली कहाँ उगता है, ज्यादातर वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा के अंदर। ठीक है, एक तो उगता है वेस्ट बंगाल में, दूसरा है उड़ीसा के अंदर, और तीसरा अगर आप बात करें तो असम के अंदर। ये मैंने 3 स्टेट्स लिखे हैं जिनका अंदर सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, देन ओडिशा में, फिर असम में। तो यहाँ पे जूट के कल्टीवेशन के लिए अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं कि टेम्परेचर 24 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, रेन है 120 mm से 150 mm के बीच में होनी चाहिए। लेकिन उसी जूट का कल्टीवेशन आप यहाँ पे केरला के अंदर नहीं कर सकते, आप जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते, आप गुजरात में नहीं कर सकते। तो है क्या कि एक पर्टिकुलर चीज को आपको उगाने के लिए एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइमेट की नीड है, सर्टेन टाइप ऑफ सॉइल की नीड है। ठीक है, तो उन सब चीजों को अगर हम वहां पे देखते हैं तब जाके वहां पे हमारे पास में एक कल्टीवेशन उसका हो पाता है। तो अब हमने क्या समझा कि जब हम जूट जैसी सिंपल चीज की बात कर रहे हैं कि इसके कल्टीवेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। हमें पता है सॉइल ऐसी होनी चाहिए, हमें पता है रेन इतनी होनी चाहिए, हमें पता है टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स निकाल दिए ना, बेसिकली हमने क्या कर दिया, हमने कॉजेस दे दिए या हमने फैक्टर्स दे दिए जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि जूट का प्रोडक्शन कहां पे हो सकता है और क्यों हो सकता है। क्योंकि हमने बात कर ली ना, हमने किसकी बात कर ली, वाई की बात कर ली, इस वाई को हमने डिफाइन कर दिया। तो ऐसा ही हम कह रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है वो हमें क्या कहती है, सिर्फ जो वेरिएशन आ गया आप उसकी बात मत करो कि ये चीज हो गई है, ये क्यों हुई है उसके बारे में भी आप बात करो। तो ज्योग्राफी हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन के आने की बात नहीं कराती, उसके आने की बात नहीं सिखाती है। ज्योग्राफी हमें यह भी सिखाती है कि वो जो पर्टिकुलर वेरिएशन आया, पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, तो वो क्यों हुआ, उसका वाई भी हमें सिखाती है। देन वर्क ऑफ अ ज्योग्राफर। तो एक ज्योग्राफर के बारे में अगर हम बात करें कि वो उसका वर्क क्या होता है, हम क्यों बात करें ज्योग्राफर के वर्क की, देखिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बात करी थी, हमने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी, हमने क्या कहा था,
व्हाई वुड वी स्टडी ज्योग्राफी, इसको हम समझ चुके हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी, इसकी हम बात कर चुके हैं। वर्क ऑफ अ ज्योग्राफर, अब हम इसके ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, वर्क ऑफ अ ज्योग्राफर क्या होता है। यस, वर्क ऑफ अ ज्योग्राफर एक्सप्लेन्स द फिनोमिना इन द फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेसिकली अभी हमने बात करी ना कि वेरिएशन जो आया वो आया, उसके बारे में बात नहीं करनी, वो क्यों आया उसको भी समझना है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हमें बात करनी है कि ये चीज हुई तो उसका कॉज क्या था और उसका इफेक्ट क्या हुआ है, क्या उसके इंप्लीकेशंस हैं। हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन एंड ऑल्सो फोर्सेज द फिनोमिना इन फ्यूचर। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है, ज्योग्राफर अगर इस तरीके से स्टडी करता है तो उससे हमें यह बेनिफिट होता है कि हम आने वाले फ्यूचर के अंदर की सारी चीजों का समझ सकते हैं कि यार अगर ये कॉजेज बन रहे हैं इसका मतलब ये इसका इंपैक्ट आ सकता है, ये कॉजेज नहीं बन रहे इसका मतलब कुछ ये चीज हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से हम फ्यूचर फिनोमिना की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ज्योग्राफर को हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करना चाहिए। The geographical phenomena both are physical and human are not static but highly dynamic। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ज्योग्राफी के अंदर हम फिजिकल और ह्यूमन की बात करें, फिजिकल फीचर्स हमेशा जैसे थे वैसे के वैसे आज नहीं है। गंगा कोई हमेशा से रिवर नहीं चलते हुए आ रही है, गंगा का ओरिजिन बहुत लेट हुआ है, हिमालयाज लेट बने तो हिमालयाज से ही गंगा निकल रही है। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि गंगा का ओरिजिन भी बहुत लेट हुआ है, उससे भी पुरानी रिवर्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फिजिकल फिनोमिना और ह्यूमन फिनोमिना, मतलब ह्यूमन भी जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी रहती थी वैसे हम आज नहीं रहते हैं, तो हमारे भी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो वो क्या है, स्टैटिक नहीं है बट हाईली डायनेमिक है। आज जैसी सोसाइटी है वो सोसाइटी हमेशा वैसे भी नहीं रहेगी, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आएंगे, आप अपने पापा मम्मी की लाइफ को, उनके जनरेशन को देखिए, आप अपनी जनरेशन को देखिए, दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वो आपको बताते होंगे ना, यार हमारे तो बचपन में ऐसे होता था, हम ऐसे करते थे। तो बेसिकली वो क्या चीज है कि ह्यूमन फैक्टर की जो हम बात करें ज्योग्राफी में, वो भी स्टैटिक नहीं है। उनका जैसे लाइफस्टाइल थी, उनका जो बचपन था वो चेंज हुआ है आप तक आते आते। वैसे ही हम बात करें कि अगर अर्लियर सिविलाइजेशन से बात करेंगे, जब फर्स्ट हमारे पास में ह्यूमंस थे अर्लियर ना, प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, उस टाइम पे और आज की सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो उन्हीं सब चीजों को हम क्या कह रहे हैं कि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, इनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं और फिर चेंजेस आते रहेंगे। Then difference between primitive human societies and present human societies। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जो क्या डिफरेंसेस हैं उनको समझेंगे। तो देखिए क्यों समझना जरूरी है। अभी हमने बात करी थी कि ह्यूमन सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। तो जब वो सोसाइटी डायनेमिक है यानी उसमें चेंजेस आए होंगे। चेंजेस आए तो कैसे चेंजेस आए, तो हम उनको चेंजेस को समझ रहे हैं कि भाई प्रिमिटिव को और प्रेजेंट वालों को लेकर के। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी क्या कहती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो बेसिकली क्या था, हंटिंग कर ली, हंटिंग करके किसी को मार लिया और उसको खा लिया, या पास में कहीं पे पानी है तो वो पी लिया। तो वो कहाँ पे जाकर के रहते कि हाँ जहाँ पे रिवर्स हैं, जहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ मिल सकता है, वहां पे रहते। अब की प्रेजेंट सोसाइटीज क्या है, फार अहेड फ्रॉम प्रिमिटिव सोसाइटीज। बेसिकली हमने क्या किया कि नहीं हम तो यहाँ पे रहेंगे, हम तो भले किसी भी माउंटेनियस रीजन के अंदर भी रह रहे हैं लेकिन वहां पे भी पूरी फैसिलिटी है, वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे हमने फूड के कल्टीवेशन के लिए सारे फैसिलिटीज डेवलप कर ली। कल्टीवेशन नहीं हो सकता है तो वहां तक किस तरीके से फूड को ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, वो फैसिलिटीज हमने डेवलप कर ली। तो प्रिमिटिव में और प्रेजेंट में बहुत डिफरेंस आ गया। ज्योग्राफी thus is concerned with the study of nature and human interaction as an integrated whole। बेसिकली पहले क्या कहते थे भाई, ह्यूमन पूरा पूरा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, ह्यूमन पूरा का पूरा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में इनको देखते थे कि भाई इंटीग्रेटेड, ये अलग अलग थोड़ी है, ह्यूमन तो नेचर का ही पार्ट है, नेचर के अंदर ही रहता है और नेचर की सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। अब क्या है, प्रेजेंट सोसाइटीज हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट बाय द इन्वेंटिंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी and thus have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources provided by nature। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि जैसे मान लीजिए कि आज लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर कुछ लोग रहते हैं या अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के आपके पास में दो है फैसिलिटीज। क्या, एक तो आप बाय एयर चले जाओ, जहां पे पहले जाना या रहना बड़ा पॉसिबल ही नहीं था कि मतलब वहां पे कुछ जो ट्राइब्स रह रही हैं वही रह रही हैं, आपके और मेरे जैसे लोग वहां पे घूमने के लिए भी नहीं जा सकते थे। अब क्या हुआ, बाय एयर फैसिलिटी हो गई। ह्यूमन ने क्या किया, वहां पे कुछ इन्वेंशन करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिसकी वजह से वहां पे वो पहुंच सकता है।
या फिर हमने क्या किया, शिप्स को बना लिया, शिप बना करके हमने क्या किया, एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक पहुंच गए। मुंबई से आप मान लीजिए रवाना हुए, या आप गोवा से रवाना हुए, या आप केरला से रवाना हुए, आप लक्षद्वीप पहुंच गए, कोई ना कोई आइलैंड के ऊपर कहीं पे भी आप जा सकते हो। रीजन क्या, शिपिंग, आपने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, उसके थ्रू आप वहां जा पा रहे हो। आपने कंपास डेवलप कर लिया, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा पा रहे हो, आप डायरेक्शन के थ्रू जा पा रहे हो। तो हुआ क्या, पहले का जो पर्सन था वो नेचर पर डिपेंडेंट था, नेचर पर डिपेंडेंट था, ठीक है। प्रिमिटिव सोसाइटी में हम क्या कह रहे हैं, नेचर डिपेंडेंट था। लेकिन अब क्या है, नेचर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लिया है, नेचर को कस्टमाइज कर लिया है। बात समझ में आ रही है, नेचर पर डिपेंडेंट की बात थी, और अब यहां पे क्या कह रहे हैं, कस्टमाइज कर लिया है। तो इन दोनों चीजों के अंदर एक डिफरेंस आ रहा है। देन ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। तो बेसिकली क्या, अभी अभी पहले हमने बात कही थी कि भाई ह्यूमन तो नेचर के जो सारे रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज कर रहा है, और जैसे नेचर का सारा कुछ सिस्टम है उसके अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, with the gradual development of technology human beings were able to loosen their shackles of the physical environment। आप बात कर लीजिए कोई भी नॉर्दर्न रीजन की, आप बात कर लीजिए गुजरात की, राजस्थान की, यूपी की, बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है, रहना ही बड़ा मुश्किल है डेजर्ट तो एरिया के अंदर। लेकिन एसी डेवलप कर लिया ना, एयर कंडीशनर्स डेवलप कर लिए, अच्छे से एसी लगाओ, बाहर वाली 50 डिग्री टेम्परेचर है, आप आराम से अंदर 25 के अंदर बैठे हो। तो हमने क्या किया, इन्वेंशन कर ली है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है ना। तो क्या किया, नेचर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लिया कि रहना हमें यहीं पे है। पानी की भले लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, या जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं भी है, कैनाल्स बना दीजिए, कैनाल बना करके हम वहां पे पानी लेके आ गए। तो नेचर को हमने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लिया है। तो क्या कर रहे हैं हम, प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर नेचर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर रहे हैं, और प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर क्या कर रहे थे, नेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन कस्टमाइज हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग नेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन चल रहा था, या फिर हम कहें नेचर डिपेंडेंट ह्यूमन था। आ रही है बात समझ में। देन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलाइज ह्यूमन। तो देखिए नेचुरलाइज ह्यूमन क्या है, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में, वो क्या बता रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू स्टेज ऑफ फ्रीडम। बेसिकली पहले हम क्या देखते थे कि यार जिस चीज की हमें जरूरत है, या जो चीज हमें नेचर से मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। अब हम क्या करें, कौन सी स्टेज में आ गए, स्टेज ऑफ फ्रीडम, कि हमें ये चीज चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, हमें ये चीज की जरूरत है, हम उसके अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज को डेवलप कर लेंगे। हमने सोच लिया कि नहीं भाई हमें रहना इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उस रीजन में रहने लायक वहां हम सारी फैसिलिटीज डेवलप कर देंगे, वहां हम रोड ट्रांसपोर्टेशन बना देंगे, वहां हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देंगे, नहीं है तो सोलर को लगा देंगे, वहां कैनाल्स डेवलप कर लेंगे, ठीक है। पहुंचने की फैसिलिटी नहीं है तो हम जो भी वहां पे बाय एयर, बाय रोड, बाय वाटर, हम कैसे भी करके वहां फैसिलिटीज को डेवलप कर लेंगे। तो हम स्टेज ऑफ फ्रीडम के अंदर आ गए, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे हम काम कर रहे हैं। पहले हम क्या थे, स्टेज ऑफ नेसेसिटी, कि नेचर से हम उतनी ही चीजों को लेंगे और वैसे ही चीजों को लेंगे जैसे हमें नेचर दे रही है। तो अब अप्रोच के अंदर चेंज आ गए हैं। दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर एंड क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज इन कोलैबोरेशन विद नेचर। तो बेसिकली क्या हुआ, अब का ह्यूमन ये देख रहा है कि नहीं मुझे नेचर से ये चीज चाहिए, तो मैं वो कैसे ले सकता हूं, वो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस चाहिए, तो नेचर से मैं कैसे ले सकता हूं, मैं सोलर के थ्रू ले सकता हूं, मैं विंड के थ्रू ले सकता हूं। तो विंड के वहां पे पावर प्लांट्स लगा दिए, वहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है कि हाँ मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी नेचर के थ्रू ले पा रहा हूं। मुझे एनर्जी चाहिए कि वहां पे विंड की एनर्जी अवेलेबल नहीं है, हाँ सोलर एनर्जी अवेलेबल है, सोलर पैनल्स लगा दिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर लिया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर एंड क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज इन कोलैबोरेशन विद नेचर, ठीक है। देन वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स एंड ज्योग्राफी स्टडीज दिस इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। बेसिकली क्या है, नेचर अब ह्यूमन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं नेचर के अंदर, एंड नेचुरलाइज ह्यूमन, ह्यूमन भी क्या है इसका एक नेचुरल पार्ट बन चुका है। इन दोनों चीजों को हम पढ़ते जा रहे हैं, कैसे कि हम नेचर से कुछ चीजों को कैसे ले रहे हैं और नेचर को अपने अकॉर्डिंग हमने कैसे ढाल लिया है, उन दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये था हमारा नेचुरलाइज ह्यूमन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने समझ लिया कि भाई नेचुरलाइज ह्यूमन क्या है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बात कर ली
कि ह्यूमनाइज नेचर क्या है, इन दोनों को अगर हम तीनों चीजों को हम समझ सकते हैं, फिर हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उसके अंदर व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये 3 डायमेंशंस होती हैं कि ज्योग्राफी में क्या हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। कोई भी फिजिकल फिनोमिना अगर हुआ है तो वो क्या फिजिकल फिनोमिना हुआ है, वो कहाँ हुआ है और वो क्यों हुआ है। बेसिकली चाहे वो आप किसी भी रिलेशन से ले लो, मैं इसको मान लीजिए एक इकोनॉमी के साथ में बात करता हूँ, ठीक है। इकोनॉमी के साथ में कैसे बात करें कि आप मान लीजिए कि भाई केरला की बात कर रहे हैं, केरला के अंदर क्या है, वहां पे आपको जो रबर होता है उसका प्रोडक्शन खूब होगा, या वहां पे आप बात कर रहे हैं कि नारियल का प्रोडक्शन खूब होगा ना। तो उस एग्जाम्पल को अगर अपन लेकर के चले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक हम ले रहे हैं केरला को, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं यूपी को, ठीक है। हम क्या बात करें कि केरला एंड यूपी, इन दोनों की फिजिकल ज्योग्राफी अलग अलग है, थोड़ा हिली रीजन है, ठीक है, बारिश ज्यादा होती है। उसके कंपैरिजन में ये क्या है, हमारे पास में फ्लैट लैंड है, या हम प्लेटो की बात करें, प्लेन्स की बात करें, ये प्लेन है, और ये हमारे पास में कुछ इसका हिली रीजन है, हिली एंड प्लेन भी यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों रीजन के अंदर जब हम डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई केरला के अंदर एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर जो भी चीजों को आप देखेंगे उनको आप 3 पर्सपेक्टिव से, तो व्हाट, वेयर एंड व्हाई से आप देखेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से केरला एंड यूपी को समझना चाहते हैं तो आप किन 3 क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, बिकॉज ज्योग्राफी 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस को पुट करती है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो इन दोनों की ज्योग्राफी में डिफरेंस हमें समझने के लिए एक काम करना होता है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट की। जो 3 क्वेश्चंस हमारे पास में थे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई की। व्हाट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। हम दोनों क्वेश्चंस को एक साथ एड्रेस करेंगे। वेयर की हम बात करते हैं, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स। देखो एक पर्टिकुलर एरिया पे हम आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या करें, क्या क्या हमें फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है, एंड वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहाँ कहाँ की कौन कौन सी लोकेशंस पे हमें कुछ फिजिकल फीचर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम उनको क्या क्या को हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, इन दोनों चीजों को ये हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं। बोथ दीज क्वेश्चंस टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट। क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर। कुछ नेचुरल फीचर है, कहीं पे प्लेन्स आ रहे हैं, एक हमने बात करी थी ना केरला की, और एक हमने बात करी थी यूपी की। तो यूपी और केरला के नेचुरल फीचर क्या हैं, वहां के कल्चरल फीचर क्या हैं, इन दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं, इन 2 क्वेश्चंस की तरफ से समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट की बात कर रहा है हमारा व्हाट वाला क्वेश्चन, और वेयर वाला क्वेश्चन किन किन की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो केरला का क्या क्या हमारे पास में एक तो नेचुरल फीचर्स हैं, और वैसे यूपी के क्या क्या नेचुरल फीचर्स हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देन बात करता है कल्चरल ज्योग्राफी के फॉर्म में कि कल्चरली यूपी का क्या क्या हमारे पास में फीचर्स हैं और केरला के क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी बात करता है। देन फिर बात करी जाती है वहां पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन से कल्चर डेवलप हुए हैं और दूसरी लोकेशन पे कौन से कल्चर डेवलप हुए हैं और वो क्यों डेवलप हुए हैं। वो क्यों वाला जो एस्पेक्ट है वो आता है हमारे 3rd के अंदर, जो हम बात करते हैं वाई की। बेसिकली होता क्या है, व्हाट एंड वेयर, इन 2 चीजों का एड्रेस करते हैं, लोकेशनल और डिस्ट्रीब्यूशनल की, कि 2 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर हमारे फीचर्स किस तरीके से वेरी करते हैं। These 2 questions did not make geography a scientific discipline till the 3rd question was added। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो 3rd वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कॉज नहीं मिल रहा है। हमने बात कही थी ना कि हमें ज्योग्राफी के अंदर क्या करना होता है, हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बात करनी होती है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कैसे बात करते हैं, वाई के थ्रू बात करते हैं। तो अभी हमने वेयर की बात कर ली और व्हाट की बात कर ली, वाई की हमने बात नहीं करी। तो वाई वाला जो हमारा 3rd क्वेश्चन है
वो हमें क्या करेगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा। जैसे ही कॉज एंड इफेक्ट की आप बात करते हैं वैसे ही कोई सब्जेक्ट क्या बन जाता है, एक साइंटिफिक अप्रोच वाला सब्जेक्ट बन जाता है। आई रिपीट, जैसे ही आप एक वाई की बात करते हैं, आप कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, वैसे ही वो सब्जेक्ट कौन सी अप्रोच ले लेता है, साइंटिफिक अप्रोच ले लेता है। तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी बात करती है। तो ज्योग्राफी एज अ साइंस के हम तरीके से उसको देखने शुरू कर देते हैं। यस, तो ये हमारा थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन, वाई की हम बात करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेसेस एंड फिनोमिना। बेसिकली क्या कहता है, कॉजल रिलेशनशिप, कि ये जो कॉज हुआ है वो क्यों कॉज हुआ है, कि जो पर्टिकुलर फीचर्स हमारे पास में बने वो क्यों बने, उनकी हम यहाँ पे बात करनी शुरू कर देते हैं। इट स्टडीज द पैटर्न्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ फिनोमिना over space and interprets them, providing explanation for these patterns। तो बेसिकली कि एक पर्टिकुलर फीचर डेवलप हुआ, वो क्यों डेवलप हुआ, हिमालयाज बने तो हिमालयाज वहीं पे ही क्यों बने, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर आकर के क्यों नहीं बने, तो वो जो हम बात कर रहे हैं वो किसी की वजह से समझ सकते हैं, हम इस वाई वाले फीचर की तरफ से समझ सकते हैं। तो वाई फीचर उसको एक्सप्लेन करता है। इट ऑल्सो टेक्स नोट ऑफ द एसोसिएशंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द फिनोमिना resulting from the dynamic interaction between human being and their physical environment। तो पहले हमने बात की थी ना फिजिकल एनवायरनमेंट की, किस तरीके से डेवलप एक ह्यूमन है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में कैसे इंटरेक्शन करता है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का एक पर्सन सिर के ऊपर टर्बन पहनता है लेकिन महाराष्ट्र वाला नहीं पहनता है। क्यों नहीं पहनता है, क्योंकि हम वहां बात कर रहे थे कि दो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने वाले पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती है। तो वो वाई से एड्रेस हो रहा था, ठीक है। तो वो वाई हमें क्या बताता है कि डायनेमिक इंटरेक्शन है ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल फीचर्स में। देन ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। तो देखिए ज्योग्राफी क्या कर रहा है, दो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में लिंक है। कैसे लिंक्ड है उसको अगर हम समझे तो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंस। All the sciences, whether natural or social, have one basic objective of understanding the reality. Every discipline concerned with the scientific knowledge is linked with geography, as many of their elementary vary over the space. Many of the elements vary over the space. देखिए है क्या, हम बेसिकली यहाँ पे पूरी चीजों को क्या कहना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट बताता है कि उसका ह्यूमन की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, एंड इसी तरीके से होल बंच ऑफ थिंग्स। इन सारी चीजों के ऊपर ज्योग्राफी का जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम समझते हैं। यानी ज्योग्राफी इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ में लिंक्ड होती है, एंड ज्योग्राफी के लिए हमें इन सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हमारे 11th के अंदर और 12th के अंदर हम जो सेकंड बुक को पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को भी हम पढ़ते हैं। तो ह्यूमन के उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, एक हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, तो बेसिकली फिजिकल फीचर्स क्या है ज्योग्राफी के, उनको हम भी समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटलिटी इन इट्स स्पेशल पर्सपेक्टिव। स्पेशल पर्सपेक्टिव यानी डिस्टेंस के बारे में भी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में एक फोर्थ टॉपिक आ जाता है। देखते हैं क्या है वो। ज्योग्राफी does not only takes note of the differences in the phenomena from place to place, but integrates them holistically, which may be different at other places. Yes, तो हम जो बात कर रहे थे अदर सब्जेक्ट के साथ में, देखिए यहाँ पे हमारे पास में कितने सारे अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स बताए हुए कि ज्योग्राफी का उनका सबका किस किस के साथ में क्या रिलेशन बनता है। हिस्ट्री के साथ में इसका क्या रिलेशन है, सोशियोलॉजी के साथ में, फिजियोलॉजी के साथ में, एंथ्रोपोलॉजी के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, इकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, पेडोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के साथ में ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है, ठीक है, उनको हम समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अभी हम लेंगे कि ज्योग्राफी का जैसे हिस्ट्री के साथ में क्या लिंक है, उनको भी अभी हम समझेंगे। यस, अ ज्योग्राफर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिलेटेड फील्ड्स to be able to logically integrate them. This integration can be understood with some examples. Geography influences historical events. Yes, हम एक अगर इसका छोटा सा एग्जांपल लें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया की, इंडिया का जो हमारे पास में देखिए, अगर हम बात करें इंडिया के नॉर्दर्न सेक्शन की, ये मैंने एक रफ थोड़ा सा स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करी है।
अब देखिए इंडिया का जो ये वाला सेक्शन है, नॉर्दर्न सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली मैं इस पार्ट की अगर बात करूं, यहाँ पे आपको क्या है, हिमालयाज की पूरी रेंज देखने को मिलती है। हिमालयाज ने एज अ बैरियर हमेशा काम किया है। ठीक है, हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाएं तो जो दिल्ली है, प्रेजेंट डे दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, वो हमेशा सेफ रही है। कौन से रीजन से? सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट से। ठीक है, क्यों सेफ रही? जैसे अगर हम सेंट्रल इंडिया से जितने भी इन्वेडर्स को देखें, वो यहाँ पे इतना फ्रीक्वेंटली इन्वेड नहीं कर पाए थे। उसका रीजन क्या था? हिमालयाज ने एज अ बैरियर काम किया। इतने हाइट के माउंटेन्स हैं और इतने एलोंगेटेड माउंटेन्स हैं कि वहां से पार करना उनको ईजी नहीं है। इस वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे इंडिया के ऊपर जो रूलर्स हैं वो आ नहीं पाए थे। बट अगर हम देखें कि जो मुगल्स आए थे या उनसे पहले भी हमारे पास में अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स के लोग आए थे सेंट्रल इंडिया से, तो वो क्यों आ पाए थे? क्योंकि वहां पे कुछ पासेस डेवलप हो रखे हैं। पासेज मींस बेसिकली जो दो माउंटेन रेंजेस होती है उनके बीच का एक ऐसा सेक्शन जहां से आप इजीली पास होकर के आ सकते हो, जो आपके ट्रेवल के अंदर इजी रहता है, बजाय कि आप पीक्स के थ्रू होकर के आओ, पूरे माउंटेन को कवर करके आओ। तो पासेस वो नैरो रीजन होते हैं जहां से आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो। तो इन पासेस के थ्रू बेसिकली क्या करते थे वो लोग? इन्वेजन के लिए आया करते थे। तो हिमालयाज ने हमेशा एज अ बैरियर काम किया है। फिर अगर हम बात करें, मान लीजिए एक और एग्जांपल की, तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसमें क्या हुआ कि जो मान लीजिए उसके अंदर पूरी पॉपुलेशन है बेसिकली एक सेंट्रल रीजन के अंदर यहाँ पे रह रही है, कहीं पे कोई रिवर होकर के जा रही है। ठीक है, इस पूरे रीजन में एक रिवर फ्लो कर रही है। तो जो भी अब मान लीजिए बाहर से कोई अटैक करने वाला आएगा या जो भी एनिमी आएगा, वो अगर इस नॉर्दर्न डायरेक्शन से आ रहा है तो रिवर क्या कर रही है? एज अ बैरियर काम कर रही है। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेट इतना बड़ा होने की वजह से तो जो उसको कवर करके आएगी तो उसको डिस्टेंस कवर करने में एक टाइम भी लगेगा। तो क्या होगा कि जो ये स्टेट है जिसके ऊपर अटैक होने वाला है, उसको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ एनिमी आ रहा है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो टेरिटरीज के बदले उसको एक क्या मिल गई? एक सिक्योरिटी मिल गई, उसको टाइम मिल गया 2 3 4 5 आवर्स 6 आवर्स की हाँ हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, तो वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। दूसरा फिजिकल फीचर में अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ पे एक रिवर एग्जिस्ट करती है, तो उस रिवर का बेनिफिट ये हो गया ना कि उस रिवर को क्रॉस करके आने में भी टाइम लगेगा। वो देखेंगे कि हाँ रिवर कब स्टेडी हो जाए, उसके बाद में से हम उसके अंदर निकले, इतनी सारी ट्रूप को लेकर के निकलना। तो बेसिकली क्या करते थे? फिजिकल फीचर्स जो है या जो ज्योग्राफी है वो क्या करती थी? हिस्ट्री को भी इंपैक्ट करती थी। बहुत बार इसने क्या किया है कि ऐसे ही बड़े स्टेट्स को भी अटैक होने से बचाया है, या वहां पे अटैक हुआ है तो भी उन स्टेट्स को पहले अपना बचाव करने का मौका मिल गया है। तो इस तरीके से अगर हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो ज्योग्राफी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। दिल्ली के अंदर ही क्यों वहां पे जाकर के कैपिटल बनाया गया, या दिल्ली के अंदर ही क्यों जो लड़ाइयां हुई? आपने पानीपत की लड़ाई का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। तो पानीपत की जो लोकेशन है वो क्यों बैटल फ्रेंडली लोकेशन है, वहां पे क्यों बैटल्स हुई हैं? ठीक है, तो इस तरीके की अगर हम लोकेशंस की बात करें तो वो सब ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो यही हमें एक इंटर रिलेशन दिखाता है कि ज्योग्राफी कैसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ में रिलेटेड है, कैसे हिस्ट्री के साथ में रिलेटेड है। अगर आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते हो तो आप हिस्ट्री को समझ पाओगे, आप एंथ्रोपोलॉजी को समझ पाओगे। देन स्पेशल डिस्टेंस itself has been a very potent factor to alter the course of history of the world. स्पेशल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो हम बात कर रहे थे कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस हमारे पास में, स्पेशल डेप्थ प्रोवाइडेड द डिफेंस टू मेनी कंट्रीज particularly in the last century. In traditional warfare, countries with the large size in area gain time at the cost of space. अभी जो हमने बात करा कि आपके पास में लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है तो वो आपको एक तरीके का डिफेंस प्रोवाइड करवाता था। एनिमी जब तक उतनी टेरिटरी को कवर करके आएगा, आपको अपना डिफेंस करने का मौका मिल जाएगा। द डिफेंस प्रोवाइडेड बाय द ओशनिक एक्सपेंस अराउंड द कंट्रीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड हैज प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वार्स बीइंग इम्पोज्ड ऑन देयर सॉइल। बेसिकली इंडिया के ऊपर जब तक ब्रिटिशर्स या पोर्चुगीज नहीं आए थे, डच नहीं आए थे, उन सब के आने से पहले तो इन वाटर ने हमारी सेफ्टी ही करी है। ज्यादा हमारे ऊपर अटैक्स नहीं हो पाए कि इतना बड़ा सी को क्रॉस करके आना हर किसी के बस की बात नहीं थी, है ना। इन इंडिया हिमालयाज हैव एक्टेड एज ग्रेट बैरियर्स एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, बट द पासेस प्रोवाइडेड रूट्स टू द माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो हिमालयाज ने हमारे लिए क्या किया? बैरियर की तरह काम किया है। फ्रीक्वेंट अटैक्स नहीं हुए, लेकिन बाद में अटैक्स क्यों होने शुरू हो गए? क्योंकि उनके बीच में जो पासेज हैं जहां से आया जा सकता है, ट्रेडर्स जहां से आते थे वहां से आर्मीज ने भी फिर आना शुरू कर दिया और एनिमीज ने ऐसे अटैक करना शुरू कर दिया। यस, द सी कोस्ट हैज
encouraged contact with the people from East and Southeast Asia, Europe and Africa. Navigation technology helped European countries to colonize a number of countries of Asia and Africa, including India. तो बेसिकली सी कोस्ट ने क्या किया था, लोगों को हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया था. देन ट्रेडर्स ने उस रूट का इस्तेमाल किया, तो यूरोप अफ्रीका वगैरह से ट्रेड होने लगा. नेविगेशन टेक्नोलॉजी आई तो उसने यूरोपियंस को मदद कर दी. यूरोपियंस के पास में नेविगेशन टेक्नोलॉजी होने की वजह से ही वो उतना केप ऑफ गुड होप वगैरह को सबको कवर करके इंडिया तक पहुंच पाए. वास्को डिगामा इंडिया आ पाया, फिर उसने वो रूट आगे जा करके बताया. देन वो यूरोप से कॉलोनाइजेशन के लिए वो लोग आए, उन्होंने एशिया को, अफ्रीका को, इंक्लूडिंग इंडिया को कॉलोनाइज किया था. देन एवरी जियोग्राफिकल फिनोमिना अंडरगोज चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली. बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ज्योग्राफी की है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमने बात करी, हिमालयाज यहाँ पे नहीं थे, हिमालयाज फिर बने. आज अरावली है, हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में वो वहां पे ना हो. बहुत सारी रिवर्स जो थी वो अब नहीं है, और अभी जो है वो आगे नहीं होंगी. तो क्या होता है कि ओवर द टाइम ज्योग्राफी के अंदर हमेशा चेंज आते रहे, और इस तरीके से जो ज्योग्राफी में चेंज आते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम हम उसको हमेशा समझ सकते हैं. तो अभी तक हमने बात करी ज्योग्राफी के अंदर 3 फैक्टर्स की, वेयर, व्हाट एंड व्हाई. इन तीनों फैक्टर्स की हेल्प से हम ज्योग्राफी को समझ सकते हैं. लेकिन अब मैंने 4th फैक्टर का आपके पास इंट्रोडक्शन कराया, टाइम. उस टाइम के बेसिस पे भी हम इसको समझ सकते हैं, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग.